बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेके आया हूँ एक रचनाकार के संबंध में। वो रचनाकार कौन है? तो साथियों, वो रचनाकार तो हम सभी जानते हैं। वो रचनाकार कौन है? वो हिंदी साहित्य के जाना माना नाम, छायावाद के प्रसिद्ध कवि, स्तंभकार कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके बचपन का नाम साथियों झारखंडी था। साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं किस कवि की चर्चा करने जा रहा हूँ। झारखंडी बचपन का नाम था। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद की। साथियों, बात करेंगे इनकी जीवनी और इनके साहित्य पर और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी ममता। और इन्होंने ऐसा साहित्य को क्या दे दिया जो कि यह मशहूर हो। आखिर इन्होंने क्या लिखा कामायनी में? तो साथियों, बात करेंगे कामायनी की भी और आगे के वीडियो में। साथियों, बहुत बहुत आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश। साथियों, आप सभी लोग का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। तो प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की जीवनी। साथियों, क्या कहता है जयशंकर प्रसाद का बचपन, क्या कहता है उनका साहित्य दृष्टिकोण। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में को अपनी दिव्य रचना शक्ति के द्वारा अलौकिक सौंदर्य, रहस्यपूर्ण अनुभूति और देवी आनंद से परिपूर्ण करने वाले युग सृष्टा कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल 10वीं संवत 1949 और सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित तंबाकू व्यवसायी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिताजी श्री देवी प्रसाद बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। प्रसाद का परिवार शैव मतावलंबी था। सुगनी साहू परिवार की ख्याति गुणग्राहक और कला प्रेमी के रूप में दूर दूर तक फैली थी। परिणाम स्वरूप यहाँ निरंतर कला मर्मज्ञ, विद्वान, ज्योतिष, वैद्य, संगीतज्ञ, कवि और अन्य साहित्य रचकों का समागम हुआ करता था। इस विविध रंगी संगीत का प्रभाव प्रसाद पर भी पड़ा और उनका जीवन और उनका मन ज्ञान के विविध क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ जयशंकर प्रसाद साहित्यिक अभिरुचि की गहनता और रचनाओं की विविधता इसी कलात्मक परिवेश की उपज इनमें देखने को मिलती है। साथियों, संगत का असर बहुत पड़ता है। इसलिए काशी के सुसंपन्न प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे जयशंकर प्रसाद का जीवन वस्तुतः बहुत संघर्षमय और कष्टों से बीता है। मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में उनके सिर से उनके पिता की छत्र छाया उड़ गई। कुछ ही समय पर्यंत उनकी माता का भी निधन हो गया। इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी भी व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उनका भी कुछ दीर्घावधि तक उनका साथ नहीं रहा, वो भी चल बसे। साथियों, जयशंकर प्रसाद जी अकेले जीवन में बच गए। उनका समय 17 वर्ष की आयु थी उस समय। इनकी उम्र, इसी उम्र में व्यवसाय और घर की जिम्मेदारियां एवं विवादों को सुलझाने में प्रसाद जी निरंतर बिखरते चले गए। समय और परिस्थितियों ने प्रसाद को बहुत गंभीर और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व बना दिया। जीवन के विविध पक्षों को, विविध रंगों को, कटु यथार्थ के अनुभवों से ही साहित्य में चिंतन और गहराई अनुभूति का विस्तार नजर आने लगा। साथियों, प्रसाद का गृहस्थ जीवन में बहुत दुखमय था। प्रसाद जी के 3 विवाह हुए। साथियों, इनका प्रथम विवाह 20 वर्ष की आयु में हुआ, परंतु शीघ्र ही वह उनकी पत्नी का भी निधन हो गया और द्वितीय विवाह भी इन्होंने किया। दूसरा विवाह के पर्यंत यूँ कहूँ तो उनकी दूसरी पत्नी भी कुछ समय पर्यंत वो भी खत्म हो गई। प्रसाद जी का पूरी तरह से टूट चुके थे। बड़ी भाभी के आग्रह के पर्यंत उन्हें झुकना ही पड़ा। उन्होंने तीसरा विवाह किया। नियामक को निर्णय सुनने और मानने के अलावा मानव के समक्ष तर्क और चिंतन की व्याख्या का आधार नहीं बचता है। संभवतः प्रसाद के भाग्य में दाम्पत्य सुख नहीं था। 45 वर्ष की आयु उम्र में तीसरा विवाह से पुत्र रत्नशंकर का जन्म हुआ। साथियों, 3 वर्ष बाद जीवन समर में जूझते हुए जुझारू सिपाही प्रसाद को क्षयरोग ने ग्रसित कर लिया। साथियों, 1937 में मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में हिंदी जगत को आनंदवाद का संदेश देकर चिरानंद में स्वयं जयशंकर प्रसाद लीन हो गए। साथियों, संक्षेप में बात करेंगे इनकी रचना संसार की। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? प्रेम पथिक सन 1910 में और कानन कुसुम 1912, चित्रधारा 1918 में काव्य संग्रह आता है और झरना 1918 और आंसू 1926, लहर 1935, कामायनी 1936 में प्रकाशित होती है। साथियों, और प्रसाद का काव्य ग्रंथावली या ग्रंथावली कहूँ तो प्रसाद जी की 1977 में प्रकाशित होती है। इनके प्रसिद्ध नाटक
जैसा कि मैंने कहा था, प्रसिद्ध नाटक बहुत जरूरी है। करुणालय 1912, राजश्री 1915 में आता है, और उर्वशी 1909, सज्जन 1910, प्रायश्चित 1915 और विशाख 1921 में नाटक आता है। अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1931 और चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव सामनी 1933। साथियों, कहानी संग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। छाया 1912, प्रध्वनि 1926, आकाशदीप 26 में आती है, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 में। और इन्होंने 3 ही उपन्यास साथियों लिखे हैं। कंकाल 1929 में आता है, तितली 1934 और इरावती 1938 में। और चिंतन, काव्य कला तथा अन्य निबंध सन 1938। साथियों, इसी के साथ जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं क्या है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य भारतीय संस्कृति और गौरव का अतीत एक यशोगान देखने को मिलता है। प्रसाद का गद्य साहित्य, विशेष रूप से नाट्य साहित्य, तत्कालीन भारतीय समाज और उनकी समस्याओं का अतीत कलेवर प्रस्तुत करता है। उनके उपन्यासों में यथार्थपरक दृष्टि देखने को मिलती है, जबकि काव्य साहित्य में मानवतावाद, आनंदवाद, रहस्यवाद आदि दर्शन भिन्न भिन्न रूपों में अप्रतिम चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रेम और सौंदर्य भी प्रसाद के साहित्य में दार्शनिक वैभव से युक्त होकर दार्शनिक अवधारणा बन जाते हैं। ब्रज भाषा का काव्य लेखन आरंभ करने वाले प्रसाद हिंदी युग के प्रवर्तनकारी कवि थे और झरना हिंदी छायावाद का प्रारंभ रचना मानी जाती है। और आखिरी कृति इनकी कामायनी न केवल छायावाद की अपितु संपूर्ण आधुनिक काल की अनूठी एक सर्वोत्तम कृति के रूप में हिंदी साहित्य को यह प्रदान करते हैं। प्रेम और सौंदर्य की मूल संवेदना रची कविताएं मानवीय मनोभावना, द्वंद्व, ऐसी संवेदनाओं को बहुत गहराई से अभिव्यक्त करती हैं। प्रसाद की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी भाषा। साथियों, साहित्य के धरातल पर अभिजात्य भाषा अर्थात शुद्ध परमार्जित तत्सम और संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं। प्रसाद का कवित्व कौशल ही है संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद उनकी कविताएं जन जन की कंठहार बन गई। साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं, उनकी गीत की पंक्तियां हैं। हिमादि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अतः एक और उदाहरण है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। और साथियों, इसी के साथ आलोचकों का यह कहना है कि प्रसाद के साहित्य को पढ़ने के लिए पाठक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अन्यथा रचनाओं का निहितार्थ का अर्थ निकाला जा सकता है, कुछ अर्थ का अनर्थ किया जा सकता है, या अर्थ का कुछ और अर्थ निकाला जा सकता है। जीवन संघर्ष से जूझते हुए जयशंकर प्रसाद साहित्य में कहीं भी उनके जीवन की निराशा और अवसाद की झलक नहीं दिखाई देती है। गद्य रचना हो या पद रचना हो, सदैव मंगल और कल्याण की कामना ही देखने को मिलती है। एक मात्र ग्रंथ है आंसू, रचना दुख और निराशा से उभारने से प्रसाद की व्यथा लेखनी में फूट पड़ती है। साथियों, आंसू एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इनके जीवन का दुख अवसाद देखने को मिल जाता है। निराशा जीवन की यूँ तो कहूँ झलक नहीं देखने को मिलती, मगर इनकी एक रचना है जिसमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। उबारने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। रचना मन को दुख और निराशा से उबारने के लिए ही इन्होंने आंसू रचना लिखी है। साथियों, उसका उदाहरण प्रस्तुत है, जो घनीभूत पूजा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद का चिंतन तो आंसू से भी आनंद की प्रतिष्ठा कराने लगा। कामना थी कि आंसू संपूर्ण संसार के दुख को चुनकर संसार को सुख और आनंद से भर दे। साथियों, चुन 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 ले रे कनकन सी जगती सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजन की करी कथाएं। साथियों, प्रसाद ने कालजयी कामायनी मूलतः मानवता का विकास आख्यान है। कामायनी पात्र मानव बुद्धि, हृदय और मन का प्रतीक है। समीक्षकों ने कामायनी के सर्ग नामकरण को मनोभावों से जोड़कर देखा। जब मानव धरती पर आता है, उसके हृदय में सबसे पहले भावना जगती है चिंता। धीरे धीरे प्रकृति के सहचर्य से आशा का संचार होता है और फिर श्रद्धा से साक्षात्कार होता है। श्रद्धा अर्थात जीवन में आस्था। कामायनी के पूरे 15 सर्ग मानव मन की भावनाओं का विकासात्मक प्रतिरूपण है। साथियों, इनकी भूमिका में स्वयं प्रसाद ने कामायनी के पात्रों की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करते हुए मनु को मन का प्रतीक, श्रद्धा को हृदय और इड़ा को बुद्धि का प्रतीक बताया है। कामायनी प्रसाद संदेश देते हैं, मनुष्य को जीवन में बुद्धि और हृदय का सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। प्रसाद के अनुसार मानव जीवन की समस्याओं की जड़ है उसकी इच्छा, क्रियाएं और ज्ञान में समरसता की कमी। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके या विडंबना है जीवन की। साथियों, इन्होंने इन पंक्तियों में ही कह दिया है,
वस्तुतः जीवन की दार्शनिक विवेचना करने वाले प्रसाद के साहित्य 3 सोपान बनाए जा सकते हैं साथियों, देखा जा सकता है। प्रथम सोपान इनकी रचनाओं में चित्रधारा, कानन कुसुम, महावरा का महत्व, प्रेम पथिक मुख्य है। दूसरे चरण की रचनाओं को अगर बात करी जाए तो झरना से शुरुआत होती है। प्रसाद का प्रारंभिक नाटक उन नाटकों के गीत विशाख, कामना और अजातशत्रु द्वितीय चरण की रचनाएं हैं। सर्जनात्मक संबंधी की दृष्टि से कहा जाए तो इनके साहित्य का तीसरा सोपान अद्वितीय है साथियों। आंसू, लहर और कामायनी वह सभी की कृतियों तथा और इनके उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि जैसे कंकाल, तितली, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। यह पूर्ण उपन्यास नहीं है साथियों। बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में इनकी चर्चा होती है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त धूर्सामनी यह इनके ऐतिहासिक नाटक हैं साथियों, उस समय लिखे गए। प्रसाद के नाटकों में रचित काव्य में उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता प्रभावी रूप से अभिव्यक्त हुई है। उनके नाटकों में तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने का सार्थक पहल, गुलामी के दौर में उन्होंने वह नाटक लिखे आज़ादी दिलाने वाला, उन्हें नायक चाहिए था उस समय। प्रसाद के नाटकों में उसी समय वह नायक की तलाश करते हैं। स्कंदगुप्त अधिकार सुख को सारहीन समझने वाले ऐसे राजा की कथा है जो संकट के समय राष्ट्रहित हेतु संघर्षरत होकर देश की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद चाणक्य के साथ बौद्धिक गुरु चाहते हैं और राजा से त्रस्त होकर जनता के बीच नायक को उन्होंने ढूंढ निकाला। धूर्सामनी तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का समाधान है। राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना के बहुत प्रभावशाली, हृदय स्पर्शी और भावात्मक गीत प्रसाद के नाटकों में प्राप्त होते हैं साथियों। एक उदाहरण प्रस्तुत है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। नारी की गरिमा में रूप को पुनः प्रतिष्ठित करने का गुरुतर कार्य भी प्रसाद ने किया। प्रसाद ने समस्त मानवीय गुणों का समायोजन नारी में किया। वह कल्याणमयी है, सर्वमंगला है। गौतम बुद्ध के समान प्रसाद भी अपने साहित्य में समरसता यानी मध्यम मार्ग की प्रतिष्ठा करते हैं। पुरुष और नारी, बुद्धि और हृदय, ज्ञान, इच्छा अतः क्रियाओं के बीच सामरस्य स्थापित करने प्रसाद के साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। और प्रकृति का मानवीकरण, वैयक्तिक रहस्यवाद और छायावाद प्रवृत्तियों के युक्त प्रसाद का काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। मानवता का आख्यान करने वाले जयशंकर प्रसाद की कृतियों के हिंदी जगत की उनका चिर ऋणी रहेगा। बहुत बहुत इसी के साथ साथियों धन्यवाद। आगे की रचनाओं में बात करेंगे इनके और भी गहराई से उन रचनाओं की बात करेंगे कि उन्होंने कहने का क्या प्रयास किया है साथियों। जैसे उनका नाटक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, धूर्सामनी हो गया साथियों, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके नाटक का वाचन करेंगे साथियों। बहुत ही मजेदार नाटक है, अवश्य पढ़ना चाहिए सभी को। इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल बने रहें, रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।